विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई अथवा डी 1 जून। इसका आंसर है सी 31 मई। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिम को उजागर करना। यहाँ जिस प्रकार तंबाकू के उपयोग से विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विशेष रूप से कैंसर का फैलाव हो रहा है, इसे मद्देनजर रखते हुए यह विश्व भर में मनाया जाता है। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है। जी हाँ, 80 लाख से भी अधिक लोग प्रतिवर्ष इस तंबाकू के सेवन से मौत के शिकार हो रहे हैं। किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और सांस की बीमारियां भी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। वो वर्ष था 1987। एक अधिनियम इस समय पारित किया गया था जिसमें लोगों को कम से कम 24 घंटे तक तंबाकू का उपयोग करने से रोकने हेतु प्रेरित करने की बात कही गई थी। बाद में 1988 में, ध्यान रखिएगा, 1988 में संगठन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। जी हाँ, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू क्विट टोबैको। याद रखिएगा इसे, कमिट टू क्विट टोबैको। इस बुराई से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए, ये सभी मानव समुदाय के लिए बेहद अच्छी बात होगी। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स योजना के तहत कितनी राशि की घोषणा की है? ए 20 लाख रुपये, बी 15 लाख रुपये, सी 10 लाख रुपये अथवा डी 5 लाख रुपये। आंसर है सी 10 लाख रुपये। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को पीएम केयर्स योजना की घोषणा की है। इसके तहत कोविड-19 यानी कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये, जी हाँ, 10 लाख रुपये का कोष बनाए जाने की घोषणा की, जो उन्हें 23 वर्ष की उम्र में प्राप्त होगा। जब बच्चा 23 वर्ष का होगा तब यह राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? 30 मई, 31 मई, 1 जून अथवा 2 जून। आंसर है सी 1 जून। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 जून को, जी हाँ, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है डेयरी अथवा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास में योगदान करना। दूसरा, विश्व भर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना। दूध और दूध से बने पदार्थों के फायदे और उनकी खासियत को बताना, ये मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष दुग्ध दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक थीम निर्धारित की जाती है और इस वर्ष 2021 की थीम है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। ध्यान रखिएगा इसे, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विद एम्पावरिंग द इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक। ये इस साल का थीम है। किसका? विश्व दुग्ध दिवस का। चीन की सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर कानून बनाए हैं। वे क्या हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने। ए, 1 बच्चे के कानून को रहने दिया गया है। दूसरा, केवल 2 बच्चे ही एक दंपत्ति को हो सकते हैं। तीसरा, अब अधिकतम 3 बच्चे का एक कानून बनाया गया है। और नंबर 4 यानी डी, एक दंपत्ति के अधिकतम 4 बच्चे ही हो सकते हैं। आंसर है सी, अधिकतम 3 बच्चे का कानून बनाया गया है। दोस्तों, चीन सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है। जी हाँ, पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, 3।
इसकी घोषणा चीन में 31 मई 2021 को की गई है। सरकार ने यह कदम घटती प्रजनन दर में सुधार लाने और वर्कफोर्स की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने हेतु उठाया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। दो कारण बताए जा रहे हैं, पहला घटती प्रजनन दर और दूसरा वर्कफोर्स की कमी। इन दो कारणों के कारण चीन में अब 3 बच्चों की परमिशन दी गई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चीन ने 1979 में तेजी से बढ़ती जनसंख्या दर को धीमा करने के लिए एक बच्चा पैदा करने की नीति बनाई थी, यानी वन चाइल्ड पॉलिसी चीन में लागू थी। कब से? 1979 से, याद रखिएगा 1979 से। इसके बाद लगातार देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगी और फिर वर्क फोर्स भी घटने लगा था। तब सरकार ने, यानी चीन की सरकार ने 2016 में, ध्यान रखिएगा 2016 में इस कानून को, यानी एक बच्चे की जो पॉलिसी, एक वन चाइल्ड पॉलिसी जो चीन में चल रही थी, उसे बदलकर 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। कब दी थी? 2016 में। ध्यान रखिएगा, एक पहला 1979 में एक बच्चे का कानून बना था। इसके पश्चात 2016 में 2 बच्चे रखने की अनुमति दी गई थी, यानी पैदा करने की अनुमति दी गई थी। और अब जब आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले, तब चीन की सरकार को पुनर्फैसला करना पड़ा और एक बार फिर अब उन्होंने 3 बच्चों की अनुमति दे दी है। तो ध्यान रखिएगा, चीन में अब एक दंपत्ति 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये कानून अब चीन में लागू हो चुका है। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस देश में बनाया गया है? 4 विकल्प हैं। ए भारत, बी अमेरिका, सी इजराइल अथवा डी चीन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए भारत। दोस्तों, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड अर्थात इफ्को द्वारा 31 मई 2021 को प्रस्तुत किया गया। इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया लिक्विड को इसके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों के शोध और स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड है जिसे तैयार किया है इफ्को ने, अर्थात इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। इसे तैयार कहां किया गया? तो सेंटर का नाम याद रखिएगा, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल। जी हां, कलोल ये गांधीनगर जिला गुजरात में स्थित है, वहीं पर इसे तैयार किया गया है। फसलों के पोषक तत्व की दक्षता में सुधार के लिए नैनो तकनीक से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया कहा जाता है। जी हां, अगर आपसे ये पूछा जाए नैनो यूरिया किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, नैनो तकनीक से उत्पादित यूरिया ही नैनो यूरिया कहलाती है। यह नैनो यूरिया पारंपरिक तरल यूरिया की जगह लेगा और यह, यानी यूरिया की अपनी आवश्यकता को 50% तक कम यह कर सकता है। तो निश्चित रूप से यह कृषि के लिए और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। कौन सी यूरिया? नैनो यूरिया, ये आप याद रखिएगा। इंसान के अंदर बर्ड फ्लू का पहला मामला निम्न में से किस देश में सामने आया है? 4 विकल्प हैं। ए चीन, बी थाईलैंड, सी नाइजीरिया अथवा डी लाओस। आंसर है ए चीन। दोस्तों, इंसान के अंदर बर्ड फ्लू का पहला मामला चीन में सामने आया है। वहां बर्ड फ्लू का जो स्ट्रेन सामने आया है वो है H10N3 और इस स्ट्रेन से संक्रमित होने वाला पहला व्यक्ति चीन में मिला है। अभी यह पता नहीं चल सका है कि व्यक्ति बर्ड फ्लू से कैसे संक्रमित हुआ। इससे पहले वैश्विक स्तर पर H10N3 से मानव संक्रमण का कोई अन्य मामला सामने नहीं आया था। ये पहला मामला है। जो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है वो है H10N3। ध्यान रखेंगे कि बर्ड फ्लू फैलाने के लिए कई वायरस जिम्मेदार होते हैं। इनमें H5N1 को खतरनाक माना जाता है। देखिए, ये एक वायरस का प्रकार है H5N1, क्योंकि यही वायरस इंसानों में बर्ड फ्लू के संवाहक के तौर पर काम करते हैं। कौन सा वायरस? H5N1 बर्ड फ्लू का ये वायरस है। दूसरी ओर, मानवों में बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला, किसी भी प्रकार का जो बर्ड फ्लू है उससे संबंधित पहला मामला सबसे पहले 1997 में आया था, जब हांगकांग में मुर्गियों से एक शख्स में यह वायरस फैला था। इसके बाद 2003 में यह वायरस पूर्वी एशिया, यूरोप, अफ्रीका समेत एशिया के कई देशों में फैल गया था। तो ध्यान रखिए, ये जो वायरस था ना, वो था H5N1। देखिए, एक अन्य वायरस है H5N8।
यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस का ही प्रकार है और इसे बर्ड फ्लू वायरस के रूप में भी हम इसे जानते हैं। यह मनुष्य के लिए कम जोखिम वाला है, किंतु जंगली पक्षियों और मुर्गों के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। अब जो नया स्ट्रेन आया है वो है H10N3। यह बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन है, इसे ध्यान रखिएगा, और यही पहला मामला है जो चीन में सामने आया है। आइए जानते हैं बर्ड फ्लू किस प्रकार का रोग है। देखिए, बर्ड फ्लू एक खास तरह का श्वसन रोग है, सांस से संबंधित रोग है, जो इतना खतरनाक होता है कि इससे संक्रमित व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस रोग में गले में खड़ास, खांसी, निमोनिया, बुखार, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। यह लक्षण हैं किसके? बर्ड फ्लू के। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? A 6.7%, B 7.3%, C 7.8% अथवा D 8.7%। आंसर है बी 7.3% यानी 7.3%। दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है और यह गिरावट है 7.3% की। जी हाँ, GDP में ये जो गिरावट है वो मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दुष्परिणामों के परिणाम स्वरूप ये आर्थिक असर दिख रही है। निम्न में से किस राज्य में लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की गई है? 4 विकल्प हैं। A केरल, B तमिलनाडु, C पश्चिम बंगाल अथवा D असम। आंसर है C पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल में महिला प्रधानों को 500 रुपये मासिक भत्ता, जबकि अनुसूचित जाति और उनके परिवारों को 1000 रुपये की मदद दी जाएगी। यह परियोजना शुरू की है कहां पर? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, चुनाव जीतने के पश्चात ममता बनर्जी द्वारा यह एक नई योजना की घोषणा है। दोस्तों, चुनावी जीत के पश्चात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 3 कल्याणकारी परियोजनाओं की शुरुआत की है। यह है पहला, जिसकी चर्चा अभी हुई, लक्ष्मी भंडार परियोजना। इसके अलावा 2 अन्य योजनाएं हैं पश्चिम बंगाल की ही, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल योजना और तीसरा दुआरे राशन परियोजना। जी हाँ, दुआरे राशन परियोजना। ये 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल राज्य में आरंभ की जानी है। लॉरेंस डेस्कॉर्स निम्नलिखित में से किस संग्रहालय म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? 4 म्यूजियम के नाम है यहाँ पर। A लंदन संग्रहालय, B न्यूयॉर्क संग्रहालय, C लुब्र संग्रहालय और D फ्लोरेंस संग्रहालय। आंसर है सी लुब्र संग्रहालय, लुब्र म्यूजियम। दोस्तों, लुब्र संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक दर्शक, ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक दर्शक इसी संग्रहालय को देखने के लिए आते हैं। यह एक ऐतिहासिक संग्रहालय है और यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक, 90th सेंचुरी तक की वस्तुएं संग्रहित हैं। इस संग्रहालय के संबंध में अच्छी तरह से जानकारी रखिए। यह पेरिस में शीन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह म्यूजियम आरंभ में लुब्र का राजमहल था। यह एक विशाल पैलेस है जो पहले लुब्र का राजमहल था, जो फ्रांस के शासक वर्ग में आते थे। यहाँ लगभग 35,000 वस्तुएं संग्रहित हैं वर्तमान में लुब्र म्यूजियम में पेरिस में। ध्यान रखिएगा, यहीं पर विश्व प्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंसी की वो जो कृति है, मोनालिसा की पेंटिंग यहीं पर मौजूद है और इसे ही देखने के लिए वहां हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंसी। वो इटली के बहुत बड़े कलाकार थे। दोस्तों, अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये न्यूज कैसे बन गया कि कोई महिला अगर किसी म्यूजियम की अध्यक्ष बनी तो। इसका कारण यह है कि इस संग्रहालय के 228 वर्षों के इतिहास में, जी हाँ, यह संग्रहालय 228 वर्ष पुराना है। इतने पुराने जो ये संग्रहालय है और विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, वहाँ पर पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बन रही है। इसलिए यह एक सूचना बन गई, यह एक
खबर बन गया है। लॉरेंस डेस्कोर्स इसी संग्रहालय की अध्यक्ष बनी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्योंकि यह संग्रहालय दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। कह सकते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है संग्रहालय के मामले में, और उसका कारण है मोनालिसा की पेंटिंग जो इसी संग्रहालय में रखी हुई है। वे एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं। कौन? लॉरेंस डेस्कोर्स। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जैसे आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।